सादर प्रणाम सर। आज बहुत सुखद अवसर है जब हमारे साथ काशी हिंदू विश्वविद्यालय के पुरातन गौरव डॉक्टर बी आर मणि जी हैं। डॉक्टर बी आर मणि जी पूर्व महानिदेशक राष्ट्रीय संग्रहालय एवं संस्थान के पूर्व कुलपति भी रहे हैं। आप भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पूर्व अपर महानिदेशक रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस पुरातन थाती को हम सहेज रहे हैं, जिस पुरातन थाती को हम आज अपनी धरोहर के तौर पे सामने पाकर के गर्वान्वित महसूस कर रहे हैं, वो काशी हिंदू विश्वविद्यालय के पुरातन गौरव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और इससे भी सुखद अवसर क्या हो सकता है कि 2003 में हाईकोर्ट का एक आदेश आता है और आदेश के बाद पूरे हिंदुस्तान से एक व्यक्ति अपना झोरा झंडा लेकर के निकलता है और एक मिशन में जुड़ता है। वो अभियान छोटा अभियान नहीं था। वो अभियान जिसके भी हिस्से में आए वो अपने जीवन को सहस्त्राब्दियों तक, कई जन्मों तक, मुझे लगता है कि हर परिस्थिति में साकार ही समझता होगा। राम काज किन्हीं बिना मोहि कहां विश्राम। तो 2003 पे हाईकोर्ट के आदेश पर खुदाई होती है और आपके नेतृत्व में जो ठोस सबूत और प्रमाण पाए गए, जो भग्नावशेष पाए गए, लगभग 5 माह तक चली उस खुदाई में जिस तरीके से 50 खंभे मिले और जिस तरीके का प्रमाण आपने प्रस्तुत किया, आज पर्दे के पीछे एक पटकथा लिखने वाला व्यक्ति हमारे बीच है, जिसपे पूरी फिल्म की स्क्रिप्ट तैयार हुई। निश्चित तौर पर हम गौरवान्वित हैं आपको पा करके, और हम गौरवान्वित इस बात के लिए भी हैं कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय का एक ऐसा विभाग जिसके युवा प्राध्यापक डॉक्टर सचिन तिवारी जी, और यह भी मुझे कहने में संकोच नहीं हो रहा है कि डॉक्टर सचिन तिवारी जी को आप जैसे गुणीजनों का, आप जैसे गंभीर अध्येताओं का अगर सानिध्य न मिलता तो मुझे लगता है कि डॉक्टर सचिन तिवारी जी भी परिपक्व और परिमार्जित नहीं होते। यह सौभाग्य हम सबका है कि हम आपके संसर्ग और संपर्क में पुष्पित, पल्लवित और बड़े हो रहे हैं। और मुझे लगता है कि यही हमारे विश्वविद्यालय की थाती, यही हमारी धरोहर। जब हम अन्नपूर्णा शुक्ला जी से कल बातचीत कर रहे थे और उन्होंने कहा कि हाँ मैंने महामना को देखा है, तो निश्चित तौर पर उनके प्रज्ञा चक्षु से हम महामना का दर्शन कर रहे थे। और आज आपकी उपस्थिति हमें कुछ उसी तरीके से गौरवान्वित कर रही है। जैसे सचिन तिवारी जी आपके साथ बैठे हुए हैं, आपके संपर्क में बैठे हुए, बहुत सारी स्मृतियां उनकी ताजी हो रही होंगी। तो पूरे काशी हिंदू विश्वविद्यालय परिवार की तरफ से, पूरा छात्र प्रकोष्ठ काशी हिंदू विश्वविद्यालय परिवार की तरफ से, एलुमनाई कनेक्ट काशी हिंदू विश्वविद्यालय परिवार की तरफ से मैं आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूं। मैं अभिनंदन करता हूं डॉक्टर सचिन तिवारी जी का, जिन्होंने ये सुखद अवसर उपलब्ध कराया है। और मुझे लगता है कि सर, बहुत सारी स्मृतियां आपके मन में होंगी और जब आप सचिन तिवारी जी से साझा करेंगे, हम लोग उसको सुनेंगे। बहुत सारे हम लोगों की जिज्ञासाएं भी होंगी, बहुत सारे सवाल भी होंगे। तो उन जिज्ञासाओं का समाधान कैसे होता है, उन सवालों का जवाब हम आपसे कोशिश करेंगे कि मिले। तो मैं निवेदन करता हूं डॉक्टर सचिन तिवारी सर से, बड़े अभिनंदन के साथ सर का मैं पुनः अभिनंदन करता हूं कि आप ये बातचीत का सिलसिला जारी करें और फिर हम आपसे मुखातिब हों और फिर आपके संपर्क संसर्ग की बहुत सारी स्थितियां जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आपने बिताई हैं और जो आपके मन मस्तिष्क में सहेजी हो, तो हम जुड़ते हैं। बहुत बहुत अभिनंदन सर, बहुत बहुत स्वागत। अखंड मंडलाकारं व्यासं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर, आपको मेरा चरण स्पर्श मेरे लिए सर बहुत ही गौरव की बात है कि आज इस मंच के माध्यम से मैं आपसे जुड़ पाया। आपका विद्यार्थी होना मेरे लिए गर्व की बात रही। आपका सानिध्य मुझे मिला, आपका जो मार्गदर्शन मिला है,
मिलता रहता है, उसके लिए भी मुझे अति प्रसन्नता है। आपके बारे में डॉक्टर धीरेन्द्र राय सर ने तो काफ़ी कुछ बताया, पर मुझे लगता है कि मुझे आपका एक संक्षिप्त परिचय यहाँ श्रोतागणों को देना आवश्यक है। मैं आपके संक्षिप्त परिचय के रूप में कुछ बातों को श्रोतागणों के साथ शेयर करना चाहूँगा। जैसे आपका जन्म 1955 में मसूरी नामक स्थान पर हुआ। आपका पूरा नाम डॉक्टर बुद्ध रश्मि मणि है। आपने इसी काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग से स्नातकोत्तर किया है और पीएचडी भी आपने अपनी यहीं से कंप्लीट की है। आपके पीएचडी का टॉपिक लाइफ इन कुषाण एज था। आपको बीएचयू में 1976 में आपके द्वारा हाईएस्ट स्कोर करने के कारण बीएचयू का आपको बीएचयू मेडल मिला और अल्तेकर गोल्ड मेडल भी आपको प्रदान किया गया है। 1984 में आपने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ज्वाइन किया। उसके पूर्व 1978 से 1984 के मध्य आपने प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग एवं तिब्बती इंस्टीट्यूट जो सारनाथ में स्थित है, तिब्बती यूनिवर्सिटी, आपने वहां पर अध्यापन का भी कार्य किया है। तदुपरांत आपने भारत के विभिन्न भागों में अपनी सेवा दी है, जिसमें मुख्यतः दिल्ली, गोवा, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, और आपने अपने संपूर्ण सेवा काल में, जब आप आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में कार्यरत थे, तब से लेकर के अब तक आपने कुल 19 पुरा स्थलों का उत्खनन कराया है। इन उत्खननों में सबसे महत्वपूर्ण उत्खनन जिसकी चर्चा डॉक्टर धीरेन्द्र राय जी ने अभी की, अयोध्या। हालांकि एक पुराविद के लिए प्रत्येक स्थल एक महत्वपूर्ण स्थल होता है, क्योंकि ये पुराविद का पुरातत्व को देखने का अपना एक दृष्टिकोण है। आपके सभी उत्खनन, आपने जिन जिन स्थलों पर उत्खनन किया है, मुख्यतः उन राज्यों का मैं नाम यहाँ लेना चाहूंगा, जैसे कि दिल्ली है, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर और हरियाणा में कुल आपने 19 पुरा स्थलों का उत्खनन किया। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से सेवानिवृत्त होने के पश्चात आपने नेशनल म्यूजियम को ज्वाइन किया डायरेक्टर जनरल के रूप में। वहां के आप वाइस चांसलर भी रहे, डायरेक्टर जो नेशनल म्यूजियम इंस्टीट्यूट के हैं। और उसके पश्चात अभी आप अपनी सेवा इंडियन आर्कियोलॉजिकल सोसाइटी में वाइस चेयरमैन के रूप में दे रहे हैं, जो दिल्ली में स्थित है। तो ये सर का मैंने एक संक्षिप्त परिचय दिया है। सर ने देश दुनिया, अमेरिका, यूरोप और एशिया के कई भूभागों का आपने भ्रमण किया है। शैक्षणिक उद्देश्य से, शोध कार्य से आपने बहुत देशों का भ्रमण किया है। कई देशों के यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूशंस के साथ आपके कोलैबोरेशंस रहे हैं। कई इंटरनेशनल कमिटीज के आप मेंबर रहे हैं। ये सारी बातें आपकी अपनी व्यक्तिगत जो उपलब्धियां हैं, जाहिर सी बात है इसकी जो शुरुआत है वो काशी हिंदू विश्वविद्यालय है। तो सर, हम लोग चाहेंगे कि हम अपनी बात की शुरुआत, इस गुफ्तगू की शुरुआत हम काशी हिंदू विश्वविद्यालय की पृष्ठभूमि से करें। निश्चित। कुछ बातें सर हम लोग जानना चाहेंगे। इसके पूर्व श्रोतागणों से एक अनुरोध है कि अगर उनके मन में कोई प्रश्न है जो हम लोगों के मध्य वार्तालाप के बीच उठे, कृपया अपने वो जो प्रश्न है वो कमेंट बॉक्स में डाल दें और हम उस प्रश्न को आपके साथ साझा करेंगे और फिर उनका उत्तर प्राप्त होगा। सर, हम लोग अपनी बात अब शुरू करें काशी हिंदू विश्वविद्यालय की पृष्ठभूमि से। सर, आप अपने समय के काशी हिंदू विश्वविद्यालय के बारे में बताइए। सर, क्या था काशी हिंदू विश्वविद्यालय? क्या किया सर आपने उस समय? कैसा था सर वातावरण? सर, डॉक्टर सचिन और डॉक्टर राय दोनों को और साथ ही साथ जो भी श्रोतागण हैं उन सबको
मेरा अभिवादन। डॉक्टर सचिन, आपसे सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि बीएचयू में एमए करने के बाद पिछले 45 वर्षों तक के जीवन में मैंने भरपूर संघर्ष किया, एक्सटेंसिव फील्ड वर्क किया। मैंने बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे, हर्ष और विषाद के क्षण मेरे जीवन में आए, जंगल पहाड़ में दिन बिताए, और आज मैं जो कुछ भी बन पाया हूँ उसका संपूर्ण श्रेय मैं ये कहूँगा कि मेरे विश्वविद्यालय यानी काशी हिंदू विश्वविद्यालय और मेरे अपने गुरुजनों के आशीर्वाद से मैं आज जो कुछ भी हूँ वो बन पाया हूँ। एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय से मेरा 3 पीढ़ियों का संबंध रहा है। 3 पीढ़ियां यानी मेरे परनाना हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जिनका हिंदी साहित्य के इतिहास में बहुत बड़ा नाम है। मेरे बाबा पंडित चंद्रवली त्रिपाठी, वो महामना मालवीय जी के 2 वर्षों तक प्राइवेट सेक्रेटरी रहे, 1920 से 1922 के आसपास। और मेरे नाना, उनकी भी शिक्षा यहीं से हुई, जिसके बाद उनको मालवीय जी ने शांति निकेतन भेजा, पोएट टैगोर के पास, और धीरे धीरे करके फिर वो वहां से इंग्लैंड और हॉलैंड चले गए, जहां उन्होंने हायर स्टडीज की। जहां तक मेरा प्रश्न है, मैं 1972 से 1980 तक लगातार डायरेक्ट कांटेक्ट में था, और मेरा अध्ययन और अध्यापन का भी वही समय है काशी हिंदू विश्वविद्यालय में। 1972 में मैंने यहाँ बीए में एडमिशन लिया, और मेरिट लिस्ट में मेरा नाम उस समय भी था जबकि 1000 से ऊपर विद्यार्थी बीए में हुआ करते थे। और एंशिएंट हिस्ट्री में मैंने टॉप किया था। 1975-76 में मैंने एमए किया प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग से, और उस समय भी 100 से ऊपर विद्यार्थी हुआ करते थे एमए में। और मैं अपने गुरुजनों के प्रति श्रद्धा व्यक्त करना चाहूँगा, जिनकी शिक्षा की वजह से मेरा अध्ययन सुचारू रूप से चला, और मैंने टॉप किया, और मुझे अल्टेकर गोल्ड मेडल और बीएचयू गोल्ड मेडल मिला। एक अनफॉर्चुनेट पहलू ये भी है कि 2013 में मेरे घर में चोरी हुई, जिसमें ये दोनों मेडल चोरी चले गए। तो अब जहाँ तक काशी हिंदू विश्वविद्यालय तब और आज का प्रश्न है, बहुत सारे चीजें ध्यान में आती हैं। लंका जो बीएचयू गेट के जस्ट बाहर है, वहाँ के बिताए हुए समय, वहाँ पहलवान की लस्सी, और मैं नाम भूल रहा हूँ, राजू शायद, उसकी चाय,
और केशव का पान, ये सारी चीजें बाद में मैंने बहुत मिस की अपने जीवन में। इसके अलावा मैंने अपने बहुत सारे मित्रों को मिस किया जो विश्वविद्यालय में मेरे साथ थे या मुझसे सीनियर थे। जूनियर्स भी कुछ, उनको भी मिस किया। और जूनियर्स में मैंने कोशिश ये की कि उनको जहां तक हो सके, जब मैं पुरातत्व में चला गया, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण में, तो उसके बाद उनको भी प्रेरित करूं कि वो आगे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण में आए। तो इस तरह का बहुत सारा मिला जुला अनुभव मेरा रहा है। तो सर उस समय काशी हिंदू विश्वविद्यालय के पढ़ाई का वातावरण कैसा था सर? कौन कौन से शिक्षक थे सर जो आपको पढ़ाए? ऐसे कौन से शिक्षक हैं जिनको आप याद करके आज भी स्वयं में गौरवान्वित महसूस करते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं नाम लूंगा प्रोफेसर महेश्वरी प्रसाद का, जो जिनके अंडर मैंने पीएचडी का शोध कार्य प्रारंभ किया। जी। और उन्होंने हमेशा मुझको प्रोत्साहित किया, और एक स्टेज पे जाने के बाद उन्होंने कहा कि जिस विषय पर आप रिसर्च कर रहे हैं, अब वो समय आ गया है जब आपको गाइड की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको गाइड से उस विषय का अधिक ज्ञान है। ये उनका बड़प्पन है जो उन्होंने इस तरह की बात कही। इसके अलावा, उनके अलावा दूसरे बहुत सारे हमारे जो गुरुजन रहे, उसमें मैं नाम लेना चाहूंगा प्रोफेसर ललन जी गोपाल का, प्रोफेसर पीसी पंत का, डॉक्टर टीपी वर्मा का, प्रोफेसर पुरुषोत्तम सिंह का। इन लोगों को लेक्चरर से आगे बढ़ते हुए मैंने देखा, रीडर और रीडर से प्रोफेसर होते हुए देखा, और ये अनुभव किया कि इनकी ख्याति पूरे विश्व में अपनी विद्वत्ता के कारण है। और इनके अलावा और भी दूसरे गुरुजन रहे जिन्होंने मुझे पढ़ाया, जिनमें मैं नाम लेना चाहूंगा जयप्रकाश जी का, जो न्यूमेटिक्स पढ़ाते थे। मैं नाम लेना चाहूंगा प्रोफेसर नारायण का। हालांकि जब मैं यूनिवर्सिटी में पीएचडी कर रहा था उस समय उन्होंने दोबारा ज्वाइन किया था। मैं नाम लेना चाहूंगा डॉक्टर निसार अहमद का, जो न्यूमेटिक्स पढ़ाते थे। और साथ ही साथ प्रोफेसर पीके अग्रवाल, पृथ्वी कुमार अग्रवाल, जो सुप्रसिद्ध कलामर्मज्ञ प्रोफेसर वासुदेव अग्रवाल जी के सुपुत्र हैं। इन सभी विद्वानों से मैंने बहुत कुछ सीखा। और इसी सिलसिले में मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जब मैंने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ज्वाइन किया, तो उसमें ऑलरेडी मेरी पुरातत्व की ट्रेनिंग प्रोफेसर के सिन्हा के अंडर खैराडी के उत्खनन में हो चुकी थी, और उसका मुझे हमेशा फायदा मिला अपने एक्सकवेशंस को प्लान करने में, चाहे वो ट्रेंच से रिलेटेड हो, चाहे वो लेआउट प्लानिंग से रिलेटेड हो, या एंटिक्विटीज पॉटरी वगैरह की स्टडी से रिलेटेड हो। वो चीजें मैंने 2 साल खैराडी के उत्खनन में भाग लेकर वहां सबसे पहले सीखा था। आप किस तरह से समय का सर ऐसा कोई प्रसंग सर हम लोग के साथ शेयर करना चाहेंगे जो विश्वविद्यालय या विभाग से संबंधित हो? ऐसी कोई यादें? हाँ, बहुत सारी यादें हैं, लेकिन मैं 1-2 चीज कहना चाहूंगा कि
मैं पढ़ाई के साथ साथ दूसरे और क्रियाकलापों में भी शामिल रहा हूँ। मैं एयरविंग एनसीसी में था। यूनिवर्सिटी में, हालांकि यूनिवर्सिटी टीम में नहीं था, लेकिन यूनिवर्सिटी में जो संकाय, अंतर संकाय के टूर्नामेंट्स होते हैं उनमें भाग लेता था क्रिकेट में। और इस प्रसंग में मैं ये भी कहना चाहूंगा कि 1930 और 40 के दशक के जो ओपनर बैट्समैन थे सैयद मुश्ताक अली, वो एक बार 1 महीने के लिए बीएचयू को बुलाया गया था और उन्होंने बीएचयू टीम को ट्रेनिंग दिया था और जिसका फायदा बीएचयू की टीम को बहुत हुआ। तो मैं चूंकि टीम में नहीं था, लेकिन वहाँ बैठ करके जब भी मुझे समय मिलता था तो उस ट्रेनिंग के दौरान मैं वहाँ जा करके उनसे पवेलियन के आसपास बैठ करके उनसे समझता था कि वो किस तरह से बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं। एक बार उनकी नजर मेरे ऊपर भी गई और उन्होंने कहा कि तुम रोज आते हो यहाँ बैठे हो, आओ तुम भी आओ फील्ड में। और मैं रोज सफेद कपड़े पहन के, सफेद शर्ट, सफेद पैंट, सफेद जूता पहन के, टोपी लेकर के वहां जा करके बैठा रहता था। उन्होंने बुलाया मुझे और उस दिन वो सभी जो करीब मेरे ख्याल से 30 के आसपास क्रिकेटर्स थे बीएचयू के, उनको ट्रेनिंग दे रहे थे। तो वो दिन था जब वो अलग अलग बॉल के ऊपर लेट कट लगाने की ट्रेनिंग दे रहे थे। फास्ट बॉलिंग करवा रहे थे, उस पे लेट कट कैसे लगे, स्लो बॉलिंग पे लेट कट कैसे लगे। तो ये 2-3 दिन से ये सिलसिला चल रहा था, मैं उनको वॉच कर रहा था। और जब वहां उन्होंने फील्ड में मुझे बुलाया तो मैंने देखा बहुत सारे जो टीम के खिलाड़ी थे वो कई बार फेल हो गए, या तो सीधे बोल्ड हो गए या उन्होंने कैच दे दिया। फिर उन्होंने मुझे बुलाया, 2 ओवर मुझे भी खेलने का मौका मिला। 1 ओवर फास्ट बॉल और 1 ओवर स्लो बॉल, स्पिन बॉल, और उस पे मैंने कई चौके लेट कट के माध्यम से लगाए, जिसको देख करके वो बहुत खुश हुए। तो एक ये घटना मुझे हमेशा याद रहेगी, लेकिन मेरी अपनी मजबूरी थी। मैं टीम में ज्वाइन नहीं कर सकता था क्योंकि मैं सारनाथ से यूनिवर्सिटी जाता था, जिसमें रास्ते में 1.5 घंटे के आसपास का समय लगता था। 2 बार बसें बदलनी पड़ी थी, कभी एक बस नहीं मिलती थी तो कोई दूसरा माध्यम लेना पड़ता था। तो इस तरह की चीजें अक्सर होती थी। और जहाँ तक एनसीसी की बात है, वहाँ शूटिंग में मेरा खास इंटरेस्ट था, राइफल शूटिंग और पिस्टल रिवॉल्वर शूटिंग दोनों में। और उस समय जहाँ आज ट्रामा सेंटर बना हुआ है, वहाँ चांदमारी हुआ करती थी, बीएचयू वीमेंस कॉलेज के पीछे। और वहाँ पर हम लोग उसके लिए, शूटिंग के लिए जाते थे और शूटिंग में भी मेरी अच्छी प्रगति थी। तो इस तरह की चीजें हैं जो हमेशा याद रहती हैं। और आज ऐसा प्रसंग आया, आपने छेड़ा इस बात को, तो अभी फिलहाल जो मुझे याद पड़ा, मैंने आपसे साझा किया उसको। सर, आपने, जैसे कि मैंने सर आपका बायोडाटा देखा, आपने यहाँ शिक्षण कार्य किया है, आपने यहाँ पढ़ाया भी है। तो सर, चूंकि जहाँ आपने शिक्षा लिया वहाँ आपको पढ़ाने का भी अवसर प्राप्त हुआ, अस्थायी तौर पर आप वहाँ पढ़ाए भी। सर, वो अनुभव आपका कैसा था सर? एक विद्यार्थी, एक छात्र, फिर उसके बाद शिक्षक के तौर पर आप रहे, और फिर जब आपकी नियुक्ति
परमानेंट 1984 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में हुई, तब आपको जाना पड़ा? मैंने 1978-79 सेशन में एज टेम्पररी लेक्चरर ज्वाइन किया, बल्कि उस समय एक नई पोस्ट शुरू में हुई थी, टीचिंग एसोसिएट की, यूनिवर्सिटी ने निकाला था। तो एज टीचिंग एसोसिएट ज्वाइन किया, जो बाद में कन्वर्ट करके उसको टेम्पररी लेक्चरर दिया गया, और मुझे पढ़ाने के लिए इवनिंग कॉलेज दिया गया। इवनिंग कॉलेज जो कमच्छा पे है, था पहले उस समय, तो वहां मैं पढ़ाता रहा। और उस समय जो अभी हिंदी विभाग में हाल में रिटायर हुए हैं पंकज जी, वो भी वहां थे, और बहुत सारे लोग थे। हमारे विभाग में हरिहर सिंह, वो भी मेरे साथ वहाँ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, कल्चर एंड आर्कियोलॉजी पढ़ा रहे थे। तो 2 वर्ष तक वहाँ मैंने पढ़ाया, और बीच बीच में मौका मिलता था विभाग में आकर के रिसर्च का काम आगे बढ़ाने का और सभी क्लास भी लेने का, तो वो भी चलता रहा। अब मेरा पहला दिन जो क्लास मुझे मिला बीए का, शायद बीए फाइनल का क्लास था, मुझे याद नहीं है, बीए फाइनल का था शायद। उसमें पॉलिटिकल हिस्ट्री पढ़ाने के लिए मुझे मौका मिला। तो जब मैं क्लास में गया, तो क्लास को भरा हुआ था विद्यार्थियों से जो खेल कूद में अपने हड़कंप में लगे हुए थे। मैं अंदर चला गया, लेकिन उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर जब मैंने उनको शांत कराया, तब जाके उनको पता चला कि मैं उनको पढ़ाने आया हूँ। अभी तक वो संभवतः इवनिंग क्लासेस हुआ करती थी, तो इवनिंग क्लासेस में जो लोग सर्विस में रहते थे या जिनकी एज ज्यादा होती थी, ज्यादातर वैसे ही लोग थे। तो उसमें शायद मैं क्लास में सबसे कम उम्र का था। उस समय मेरी उम्र 21-22 साल की रही होगी, और मेरे स्टूडेंट्स उम्र में मुझसे बड़े थे। तो इसीलिए शायद उनको ये पता नहीं चल पाया शुरू में कि मैं उनका टीचर हूँ। तो 2 साल वहाँ टीचिंग का अनुभव मिला, अच्छा लगा। और उसके बाद फिर ये था कि इस बीच में मेरा विवाह भी हुआ, और हमारी पत्नी डॉक्टर सुषमा मणि, उन्होंने भी डॉक्टर वर्मा के अंडर रिसर्च किया बीएचयू में। तो फिर मुझे ऐसा लगा कि कहीं परमानेंट जॉब मुझे मिल जाए, तो फिर मैं स्विच ओवर करूं। और कुछ सिचुएशन भी इस तरह की क्रिएट हो गई कि मुझको बीएचयू छोड़ करके सारनाथ में सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टिबेटन हायर स्टडीज में परमानेंट पोजीशन मिली। तो वहाँ मैंने ज्वाइन किया, और वहाँ 3 साल के करीब मैंने टीचिंग की, जिसके बाद फिर मुझे आर्कियोलॉजिकल सर्वे में डिप्टी सुपरिटेंडिंग आर्कियोलॉजिस्ट की पोस्ट पे जाने का अवसर मिला। मतलब ये तो है कि बीएचयू के उस अनुभव ने, आपके उस अध्ययन अध्यापन के कार्य ने भी आपको और आगे बढ़ाया सर। इससे कड़ी में सर मैं ये जानना चाहूंगा कि सर कि जो बीएचयू में आपके द्वारा जो अध्ययन किया गया, वो आपको आज किस रूप में गौरवान्वित करता है, और आप कितना हद तक मानते हैं कि आज आपकी उपलब्धियों में बीएचयू का बहुत बड़ा योगदान है? देखिए, जहाँ तक मैंने अभी पहले भी कहा, थेराडी का नाम लिया जी। मैंने, पूरे लाइफ में हमेशा मेरा इंटरेस्ट फील्ड वर्क में रहा, एक्सप्लोरेशन और एक्सकवेशन, 2 चीजों में। जी।
और तीसरा जो कि कंजर्वेशन से रिलेटेड पार्ट था, उसमें मेरा उतना इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन चूंकि मेरी पोस्टिंग होती रही इसलिए कंजर्वेशन में भी मैंने इंटरेस्ट लेकर के देश के 150 के आसपास मॉन्यूमेंट्स का कंजर्वेशन कराया। इसके अलावा रिसर्च, खासतौर से एपिग्राफी, न्यूमिस्मेटिक्स, जिसकी आधारशिला बीएचयू में प्रोफेसर महेश्वरी प्रसाद, डॉक्टर टी वर्मा वगैरह ने रखी थी, जयप्रकाश जी, इन लोगों ने जिसकी आधारशिला रखी थी, उसका मुझे हमेशा फायदा हुआ। आर्कियोलॉजिकल सर्वे में जाने पर मैंने ये देखा कि अधिकतर लोग पॉटरी स्टडी करते हैं और पॉटरी या टूल्स की स्टडी करते हैं, लेकिन जो कल्चरल बैकग्राउंड है उसके विषय में लोगों को उतना ज्ञान नहीं होता, या लोग उसको इग्नोर करते हैं। लेटेस्ट जो टेक्निक्स हैं, साइंटिफिक जो डिफरेंट एरियाज हैं उसमें काम करते हैं। मेरा चूंकि संस्कृत का बैकग्राउंड था, बीए में मैंने संस्कृत लिया था और अलग से भी मैंने लघु सिद्धांत कौमुदी वगैरह का पठन किया था, तो उसके आधार पे मुझे जो इंडियन कल्चर का बैकग्राउंड है वो मेरा अच्छा बन पाया था। अपने घर में अपने पितामह, मातामह वगैरह सबसे मैंने बहुत कुछ सीखा, और साथ ही साथ जो मुझे यूनिवर्सिटी में इसका एक ठोस आधार बना, उसने बहुत मदद की आगे चल करके आर्कियोलॉजिकल सर्वे में या नेशनल म्यूजियम में अपने करियर को बिल्ड करने में। और मैं एक बार फिर वही बात दोहराऊंगा कि जो आज मैं बन पाया, जो भी कुछ मैं आज हूँ, उसके पीछे हमारे गुरुजनों का और हमारे विश्वविद्यालय के अध्यापन का पूरा प्रभाव है, और उसको मैं कभी भूल नहीं सकता। जी सर, मैं आपका बायोडाटा देख रहा था और मैं देखा कि आपकी कुल 5 पुस्तकें प्रकाशित हैं और 200 से ज्यादा लेख हैं सर। उन सभी को देखा तो मैं कुछ समय के लिए समझ नहीं पाया कि मैं आपको एक पुराविद कहूँ, एक अभिलेख शास्त्री कहूँ, मुद्रा विशेषज्ञ कहूँ, कलाविद कहूँ, क्या कहूँ। तो इस कड़ी में सर हमें लगता है कि हम लोग सारी बातें करें और अगर अयोध्या की बात ना करें तो फिर इस पूरे गुफ्तगू का कोई मतलब नहीं है। सर, आपके अयोध्या के किए गए उत्खनन को, आपके शोध के कार्य को पूरे देश ने सर सराहा है, और न्यायालय ने भी आपके किए गए पुरातात्विक शोध के आधार पर अपना निर्णय भी दिया है। आपने ये तो बिल्कुल तय है कि जिस प्रकार से न्यायालय के आदेश, दिशा निर्देशों पर जो कार्य किए जा रहे थे, उन नियमों का पालन करना, अपने शोध कार्य को भी करना, एक अच्छी टीम भी तैयार करना, उस टीम में अलग अलग विधा के विशेषज्ञों को रखना, और एक लंबे अरसे तक उन सभी अनुभवों को किसी के साथ शेयर न करना, साझा न करने की जो बंदिश है, इन अनुभवों को सर आप श्रोतागणों से सर साझा करिए सर। देखिए, बहुत सारी टेक्निकल चीजें हैं जिनको विषय में मैं अधिक विस्तार से नहीं जाना चाहूंगा जी। लेकिन फिर भी कुछ बातें मैं बताना चाहूंगा कि अयोध्या एक ऐसा साइट है जो निरंतर आबाद रहा, और कम से कम 1600 ईसा पूर्व से लेकर के और आज तक अयोध्या में आवासीय बस्तियां रही या मंदिर मस्जिद के रिमेन्स वहां मिलते हैं। मैं सौभाग्यशाली हूं कि मुझे जो कोर एरिया है अयोध्या की, वहां उत्खनन करने का अवसर मिला। इससे पहले
प्रोफेसर नारायण ने और प्रोफेसर डी.बी. लाल और डॉक्टर के.एन. दीक्षित ने 1970 के आसपास यहाँ कार्य किए थे, लेकिन पेरिफेरल एरिया में किए थे। और 1992 में जब बाबरी मस्जिद का ध्वंस हो गया तो उस समय कोर्ट के आदेश से मुझे भेजा गया और मुझे ये अवसर प्राप्त हुआ कि उस महत्वपूर्ण स्थल का उत्खनन मेरे निर्देशन में हो। हमारी एक अच्छी बड़ी टीम थी। शुरू में 14 सदस्य थे, बाद में वो 50 के आसपास बढ़ करके हो गए और उस टीम में हर तरह के विशेषज्ञ थे। और यही कारण था कि जो हम लोगों ने 5 महीने के उत्खनन किए, उसकी पूरी रिपोर्ट अगले 15 दिनों में विथ ऑल साइंटिफिक एनालिसिस और 17-18 जो रेडियो कार्बन तिथियां हैं उनके साथ हम लोगों ने दिया। हमें जो सैंपल्स लिए वो हर पीरियड से लिए और वो जैसा हम आर्कियोलॉजिकल स्ट्रेटिग्राफी में देखते हैं उसके हिसाब से उन सैंपल्स की भी जो डेटिंग आई उसे वो पीरियड कंफर्म हो गए। अब जब ये सिलसिला उत्खनन का चल रहा था, उस समय तरह तरह के लोग तरह तरह की अफवाहें उड़ा रहे थे कि वहाँ कुछ नहीं मिल रहा है, वहाँ सिर्फ कुछ ग्लेस पॉटरी मिली है, कुछ टेराकोटा मिले हैं, कुछ थोड़े से कॉइन्स मिले हैं। इस तरह की बातें लोग कर रहे थे और एक तरह से इंस्टिगेट किया जा रहा था मुझे और मेरी टीम को कि हम आगे बढ़ करके कुछ बोलें। लेकिन कोर्ट का सीधा आदेश था कि हम चुप्पी बनाए रखेंगे और मीडिया के साथ हम कोई भी जो तथ्य है उसको साझा नहीं करेंगे और ये चीज हम तब तक गोपनीयता बनाए रखेंगे जब तक ये कोर्ट इस पे आदेश न दे। चूंकि हम एक नॉर्मल एक्सकवेशन नहीं कर रहे थे, कोर्ट के आदेश से ये एक्सकवेशन हुआ था, इसलिए कोर्ट का पूरा आदेश जो था उसको हमको अक्षरशः पालन करना था और वो हमने किया। पहले 2010 में हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट का लखनऊ बेंच से डिसीजन आया जिसमें उन्होंने ये माना कि हमारी रिपोर्ट सही है। हमारी रिपोर्ट के आधार पे उन्होंने ये कहा कि यहाँ राम मंदिर था और ये भी उसके बाद उन्होंने उस पूरे एरिया को 3 हिस्सों में बांट दिया। अब उससे कुछ लोग एग्रीव्ड हुए, वो फिर सुप्रीम कोर्ट में गए। सुप्रीम कोर्ट में फिर ये केस अगले 9 साल तक चलता रहा और फाइनली जब डिसीजन आया नवंबर 2019 में, तो उस डिसीजन में भी इसका बड़ा श्रेय था हमारी रिपोर्ट का, जिसके आधार पे कोर्ट ने डिसीजन दिया। अब ये जो 2003 से लेकर के 2019 तक के बीच के 16 वर्ष थे, इस बीच हम लोगों ने पूरी चुप्पी बनाई रखी क्योंकि हमने कोर्ट को एक एफिडेविट दिया था कि हम अपने पास कोई पेपर्स नहीं रखेंगे और ना ही हम मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक या प्रेस मीडिया को किसी तरह का कोई इंटरव्यू देंगे। बहुत सारे लोगों ने तरह तरह के इंटरव्यू दिए, अच्छे बुरे हर तरह के इंटरव्यू लोग देते रहे। कुछ लोग किसी एक पक्ष को उजागर करते थे, कुछ लोग अपने आप को उजागर करने में लगे हुए थे, लेकिन हम लोग फिर भी चुप रहते थे और कई बार मुझसे
लोगों ने कहा कि आप क्या सच्चाई है, आप बताते क्यों नहीं। मैंने कहा मैं तब तक नहीं बताऊंगा जब तक इसका क्योंकि एक तो हमने कोर्ट में एफिडेविट दिया है, और ना मैं बताऊंगा और ना हमारी टीम का कोई आदमी बोलेगा। और जी। मैं अभी भी इस बात की सराहना करता हूं अपने टीम की कि उन लोगों ने भी अपना मुंह कभी नहीं खोला। और अंत में जब ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया कि वहाँ मंदिर बनेगा और मस्जिद का भी निर्माण होगा, लेकिन वहां से अलग हट करके 5 एकड़ जमीन उसके लिए दी गई। तो उसके बाद से ये हमारे ऊपर जो पाबंदी थी 16 वर्ष तक जो चली, वो दूर हुई, और अब उन बातों को हम साझा कर रहे हैं। मैंने माननीय संस्कृति मंत्री जी से भी इस बात को कहा कि बहुत लोगों के मन में तरह तरह की जिज्ञासाएं हैं, इस रिपोर्ट को पब्लिश होना चाहिए, और उन्होंने भरोसा भी दिलाया है कि इस रिपोर्ट को जल्दी से जल्दी प्रकाशित करवाएंगे। तो सर, आपके अयोध्या संबंधी जो आपने प्रसंग बताया, उससे एक बात तो सामने आई, और मेरे ख्याल से कई श्रोतागण इस बात से पहली बार अवगत हुए होंगे कि अयोध्या में पहला उत्खनन 1970 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति, पुरातत्व के द्वारा करवाया गया था। पर वो सरयू नदी के किनारे था, पेरिफेरी एरिया में था। आप लोगों का एक्सकवेशन कोर वाले एरिया से संबंधित था। सर, जिस संस्थान से आप पढ़े, उसी संस्थान के द्वारा जहां उत्खनन की शुरुआत की गई, और उस पर आपने फाइनल टच जो दिया, वो आपके उत्खनन ने किया। सर, क्या कभी ऐसा मन में आया कि मैं उस स्थान पर उत्खनन कर रहा हूं जहां हमारे विभाग के एक प्रतिष्ठित पुराविद ने उत्खनन कार्य किया था, और आज मैं यहाँ पर फाइनल उत्खनन कर रहा हूँ, एक फाइनल निर्णय देने जा रहा हूँ? ऐसा कुछ लगा सर आपको? नहीं, हमेशा इस बात का मुझे ख्याल रहा, और मैंने अपने रिपोर्ट में जो इंट्रोडक्शन लिखा है उसमें जी। भी इस बात की चर्चा की है। जी। जो फाइनल रिपोर्ट सबमिट किया था जी। उसमें भी इस बात की चर्चा की है कि 1960 के दशक के आखिरी वर्षों में बीएचयू के द्वारा यहाँ उत्खनन कार्य हुआ, और आगे चलकर के रामायण प्रोजेक्ट के अंतर्गत प्रोफेसर बीबी लाल और केएन दीक्षित जी ने यहाँ काम और आगे बढ़ाया। लेकिन बस यही है कि एक कंफ्यूजन वाला वातावरण बना रहा उसके बाद जी। भी। जी। देखिए, एक्सकवेशन में हर तरह की चीजें मिलती हैं, और अभी मैं कल ही विभाग में कुछ देख रहा था, अयोध्या के पुराने जो अवशेष हैं, तो इस तरह के अवशेष जो भी ऐतिहासिक पुरातत्व स्थल होगा वहां तो मिलते ही हैं, लेकिन उनकी क्या खासियत है और उसके आधार पे हम किन निर्णयों पर जा सकते हैं, ये चीज जो 2003 में हम लोगों ने उत्खनन कार्य किया उससे प्रकाश में आई। कोर्ट ने तो हमें ये आदेश दिया था कि आप पुरातात्विक स्थल का उत्खनन करें और ये बताएं कि क्या यहाँ कोई प्राचीन निर्माण मंदिर का था जिसको तोड़ करके यहाँ मस्जिद बनाई गई। और मेन तो ऑब्जेक्टिव कोर्ट का यही था। जी। लेकिन चूंकि हम लोग पुरातत्व के विद्यार्थी हैं, इस ऑब्जेक्टिव को तो पूरा करना हमारे लिए एक कानूनी प्रश्न था, और वो हमने किया। लेकिन साथ साथ जो हमारे भीतर का पुरातत्वविद है, उसको ये भी चिंता थी कि हम ये भी तो देखें कि यहाँ प्राचीनतम काल कहाँ तक जाता है, उसकी तिथि क्या है, भगवान राम से संबंधित यहाँ क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। और जब हमने वहाँ उत्खनन किया तो कई बार हमारे सामने कोर्ट में हमसे
प्रश्न भी पूछे गए कि आप क्यों नीचे के लेवल्स में खुदाई कर रहे हैं, जबकि आपसे यही कहा गया है कि आप मंदिर और मस्जिद के बीच के ही लेवल्स को देख करके बताएं। तो हम लोगों ने ये स्पष्ट किया कोर्ट को, जिसको कोर्ट ने स्वीकार भी किया। हम लोगों ने ये स्पष्ट किया कि आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन में पहली चीज हम ये देखते हैं कि किसी साइट का क्या उसकी क्या एंटिक्विटी है, कहाँ तक वो जाता है, और उसको ध्यान में रख करके हमें कुछ ट्रेंचेस में नेचुरल सॉयल तक खुदाई करनी आवश्यक है। और इसी के आधार पे हमने 12-13 मीटर तक एक्सकवेशन किया। दो या तीन ट्रेंचेस में हमने नेचुरल सॉयल काटी, और उसको काटने के बाद वहाँ 1-1, 1.5 मीटर उसको काटने के बाद हमको ये कंफर्म हो गया कि लगभग 1680 ईसा पूर्व के आसपास इस पर्टिकुलर स्पॉट पे, जो 2.7 एकड़ का एरिया है, वहाँ ह्यूमन हैबिटेशन था। और हो सकता है उसके आसपास और भी कोई स्थल हो जहाँ 1680 ईसा पूर्व से भी पहले का कुछ मिल सके। और जहाँ तक एक दूसरा और इम्पोर्टेंस है इस सिचुएशन का अयोध्या के, कि यहाँ सबसे पहली बार नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, एक पर्टिकुलर टाइप की पॉटरी है, चमकीला काले ओबदार मृदभांड होता है, उसकी तिथि जो नॉर्मली लोग 600 ईसा पूर्व से 300 या 200 ईसा पूर्व तक मानते रहे हैं, वो लगभग 600-700 साल और पीछे चली गई और 1200-1300 ईसा पूर्व तक उसकी डेट अयोध्या में गई। अब उसके बाद ये 9-10 दूसरे एक्सकवेशन हुए देश में, जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण या अलग अलग विश्वविद्यालयों ने करवाए या स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी ने किए, और यहाँ तक कि विदेशी आर्कियोलॉजिस्ट ने भी नेपाल में जैसे गोटिहवा नामक स्थान पे एक्सकवेशन किया। हमारे अपने BHU ने एक्सकवेशन किया है अगियाबीर जैसे साइट पे, इलाहाबाद में झूसी में किया, और मैंने खुद कपिलवस्तु वगैरह में एक्सकवेशन किया। तो यहाँ की भी तिथियां 1200-1300 ईसा पूर्व तक चली जाती हैं, और ये कंफर्म हो जाता है कि जो ये पर्टिकुलर पॉटरी है नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, उसकी शुरुआत उस पीरियड में 1200 ईसा पूर्व में होती है। और अगर हम इस बात को मान करके आगे चलें तो जो एक हमें डार्क एज दिखती थी, वो डार्क एज खत्म हो जाती है, और हम ये कह सकते हैं कि जो नगरीकरण भारत में जिसे सेकेंड अर्बनाइजेशन कहा जाता है, उसका दौर लोग 600 ईसा पूर्व मानते हैं, भगवान बुद्ध के काल के आसपास। तो क्यों हम 600 ईसा पूर्व माने? क्यों ना हम उस समय को माने जब हमको कलात्मक दृष्टि से और काफी उत्कृष्ट कोटि के की चीजें उत्खनन से प्राप्त हो रही हैं। और ये वो दौर है जबकि हमें सिक्के भी मिल रहा है। हम जानते हैं कि प्राचीन संस्कृत साहित्य में वैदिक साहित्य हो या अर्थशास्त्र या दूसरे पाणिनि पतंजलि के व्याकरण ग्रंथ हों, उनमें सिक्कों की चर्चा होती है। और हम क्यों ये मान के चलें कि 300-400 ईसा पूर्व में ही भारत में सिक्कों का उद्भव हुआ? सिक्के निश्चित रूप से काफी प्राचीन काल से मिल रहे हैं। तो ये सारी चीजें एक बार जब अयोध्या से हमें प्राचीन तिथियां प्राप्त हुई, उसके बाद अब इन पे अलग अलग शोधार्थी
अध्ययन कर रहे हैं और आगे आने वाले समय में पूरी उम्मीद है कि हम सच्चाई के निकट पहुंच सकेंगे। जी। सर, आपके अयोध्या में किए गए जो आपका महत्वपूर्ण योगदान है, वो तो हमेशा एक महत्वपूर्ण अध्याय के रूप में जुड़ा रहेगा भारतीय इतिहास में। पर इसके अलावा भी सर, मैंने जिस तरह से आपने 19 उत्खनन की चर्चा की है कि आपने अपने जीवन में 19 पुरास्थलों का उत्खनन किया है। उनमें से कई पुरास्थलों के अध्ययन करने से मैंने पाया कि आप बौद्ध पुरातत्व और इतिहास पर भी काफ़ी कार्य कर चुके हैं। और कई ऐसे कार्य हैं जिसको आप अभी भी अनवरत जारी रखे हुए हैं। इसी क्रम में सर, मेरा सर, ये एक प्रश्न था कि हम श्रोतागण ये जानना चाहेंगे कि हम सभी के काम की एक सीमा होती है। ज़ाहिर-सी बात है, कुछ ऐसे काम आप भी किए हैं, कर रहे हैं जिसकी एक सीमा है। और एक पुराविद जब काम कर रहा है तो ये तो बिल्कुल स्पष्ट है कि उसकी उसके सोच, उसकी जो इच्छाएँ हैं शोध करने की, जहाँ तक वो उसको पाना चाहता है, उसको पाने के पश्चात फिर एक नए प्रश्न के साथ वो सामने आता है, कि कुछ और प्रश्न आ जाते हैं उसी कार्य में। तो ऐसी स्थिति में सर, कि आपके कुछ ऐसे कार्य जिसको कि आप चाहें कि आगे उसे और बढ़ाया जाए, उसे बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। इस पर सर आपके क्या विचार हैं? ये बड़ा अच्छा आपका प्रश्न है। और शायद यही कारण है कि आज भी मैं पुरातत्व से डायरेक्टली जुड़ा हुआ हूँ। हमारे बहुत सारे साथियों ने रिटायरमेंट के बाद पुरातत्व को किनारे कर दिया और अपने रोजमर्रा के जीवन में व्यस्त हो गए। लेकिन जो जैसा कि आपने कहा कि एक उत्खनन में बहुत सारी समस्याएं पैदा होती हैं और उनका हल जानने के लिए हम आगे और प्रयास करते हैं। तो ये यही कारण था कि ये जो 19-20 एक्सकवेशंस मैंने किए वो क्रमशः उसी क्रम में आ रहे हैं कि कहीं कुछ समस्याएं उत्पन्न हुई, फिर हमने किया। मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा कि जैसे वैज्ञानिक तिथि निर्धारण की बात है। बहुत सारे साइट्स पे वैज्ञानिक रूप से तिथि निर्धारण नहीं हुआ था और कंपैरेटिव डेटिंग के आधार पे कि कोई वस्तु एक साइट पे मिल रही है, वही अगर दूसरे पे मिल रही है तो वहां भी उसका वही समय निर्धारित किया जाता है। इस आधार पे कंपैरेटिव डेटिंग करके लोगों ने कोई बहुत उपकार नहीं किया देश के पुरातात्विक स्थलों का। एक तो ये बड़ा कारण था कि उस वजह से मैंने कुछ आर्कियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को देखते हुए साइट्स एक्सकवेट किए, जैसे कश्मीर में गणेशपुर नाम के नियोलिथिक साइट को टेकअप किया। वहाँ ये समस्या थी कि बुरझोम में एक दूसरा साइट है पास में, तो बुरझों में हड़प्पन रिलेटेड मटेरियल भी मिलता है, तो उसका और नियोलिथिक पीरियड का आपस में क्या संबंध था। वो जब हमने गणेशपुर किया उत्खनन, तो वहाँ काफी कुछ स्पष्ट हुआ कि इनके आपस में इंटरेक्शन थे। और जो हम ये मान के चलते हैं कि नियोलिथिक एज में सिर्फ पत्थर के औजारों का इस्तेमाल हुआ, जो चिकने घिसे हुए औजार थे, और उसके सेकेंड स्टेज में पॉटरी भी इंक्लूड हो गई। तो वहीं हम ये भी देखते हैं कि एक थर्ड स्टेज है जिसमें मेटल का भी इंट्रोडक्शन हो गया, लेकिन वो भी नियोलिथिक पीरियड में कॉपर ब्रॉन्ज का यूज शुरू हो गया। तो ये चीजें हमारी स्पष्ट हुई उस उत्खनन से।
फिर कुणाल मैंने हरियाणा में साइट लिया, 3 साल वहाँ लास्ट ईयर तक 2019 तक वहाँ उत्खनन कार्य किया स्टेट आर्कियोलॉजी के साथ मिलके। और वहाँ ये जानने की कोशिश की कि जो 7000 ईसा पूर्व तक की चीजें हमें मेहरगढ़ पाकिस्तान में, बलूचिस्तान में जो मेहरगढ़ है वहां से मिल रही हैं, या हरियाणा में बिरनाना से मिल रही हैं, या उत्तर प्रदेश में लवरादेवा वगैरह से मिल रही हैं, तो उसकी क्या उसका क्या स्टेटस है और दूसरे साइट्स पे, और उसको हम कहाँ रख सकते हैं। तो यहाँ के उत्खनन से हमको स्पष्ट हो गया कि एक कई बार लोगों में मतभेद रहता है कि हम प्री हड़प्पन कहें या अर्ली हड़प्पन कहें, जो मैच्योर हड़प्पन से पहले की फेज है। तो उसको वो स्पष्ट हो जाता है कि एक फेज प्री हड़प्पन है जिसका हड़प्पन से कुछ भी लेना देना नहीं है, लेकिन उसकी पॉटरी और वो कंटिन्यूटी चलती रहती है आगे आने वाले समय में। और अगला आने वाला समय अर्ली हड़प्पन का है, जिसमें कुछ ट्रेड्स हमको वो मिलते हैं जो मैच्योर हड़प्पन में भी प्राप्त होते हैं। तो एक तरह की ये जो भारतीय सभ्यता और संस्कृति की निरंतरता है, वो हमको 6000-7000 ईसा पूर्व से इन उत्खननों में प्राप्त होती है। और ये निरंतरता आगे तक चलती आई, आज तक चलती आ रही है, और इसका प्रभाव हम जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में देखते हैं। तो एक तो ये आर्कियोलॉजिकल प्रॉब्लम कुणाल से हमारा सॉल्व हुआ। फिर बहुत से दूसरे साइट हैं, बुद्धिस्ट साइट्स की आपने चर्चा किया, मैंने संकीसा उत्खनन किया। सारनाथ में तो आप भी मेरे साथ थे उत्खनन में, सारनाथ में किया गया। सारनाथ में हमारे सामने प्रश्न ये था कि 200 सालों से लगातार पुरातत्व विज्ञानी यही कहते हैं कि यहाँ अशोक के ही समय, अशोक के बाद के ही समय के अवशेष मिलते हैं, अशोक से पहले का कुछ नहीं है। लेकिन उसको जानने के लिए हम लोगों ने जब वहाँ सारनाथ में उत्खनन कार्य किया, और एब्साइडल चैत्य का जो उत्खनन हुआ, उसके नीचे भी हमको हैबिटेशनल लेयर्स मिली, जिसमें जिनकी तिथि 385 ईसा पूर्व तक जाती है। और ये तिथि निर्धारण फ्लोरिडा से हुआ था, बीटा लैब से। और 385 ईसा पूर्व मतलब अशोक से 100 साल से भी अधिक पहले वहाँ हैबिटेशन था। हो सकता है वहाँ मॉनेस्ट्री रही हो, भिक्षु आके रहते रहे हों, बुद्ध के जाने के बाद भी वहाँ मॉनेस्टिक इस्टेब्लिशमेंट किसी न किसी तरह से चलता रहा हो। तो इस तरह की बहुत सारी समस्याएं हमारे उत्खननों से स्पष्ट हुई। सर, इस टॉक को कई विद्यार्थी, कई शोधार्थी भी सुन रहे हैं। जी, आपने अपने जीवन में सर एक लंबा अनुभव प्राप्त किया है, और उन्हीं अनुभवों को आप साझा भी कर रहे हैं। शोध में सर प्रत्येक वर्ष बहुत सारे परिवर्तन आ रहे हैं सर। शोध की दशा और दिशा में इतने परिवर्तन आए हैं कि अब बहुत ज़्यादा हम तकनीकी प्रयोग को ज़्यादा उच्च कोटि का हम शोध मानते हैं, या जिसमें हम तकनीक का प्रयोग ज़्यादा कर रहे हैं, क्योंकि आज की ये डिमांड है। आपने कई बार तिथि निर्धारण विधि में अयोध्या के संदर्भ में भी आपने कार्बन डेटिंग की बात की, और भी कई आपने साइंटिफिक यूजेस की बात की सर। तो शोध में आते ये जो परिवर्तन है, आपके समय से लेके आप आज तक का जो शोध का परिवर्तन आया है, इस परिवर्तन को आप किस रूप में देखना चाहते हैं, और आप इन जो श्रोतागणों में जो शोधार्थी हैं, जो विद्यार्थी हैं, जो जिज्ञासु हैं, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे सर आप? देखिए, 2 चीजें हैं, अध्ययन, अध्यापन और शोध। तो मतलब
शिक्षा और शोध, इसके प्रति जागरूकता निश्चित रूप से बढ़ी है। और बीच में कुछ जागरूकता कम हुई थी, जो अब फिर से बढ़ी है। बीएचयू देश का की जानी मानी संस्था है और पूरे विश्व में इसका अपना स्थान है। और यहाँ जो मालवीय जी के सपने हैं उनको साकार करने का हमेशा से यहाँ के विद्यार्थियों ने और यहाँ के प्राध्यापकों ने प्रयास किया है। और यही कारण है कि जो लेटेस्ट टेक्निक्स हैं शोध की, उनको अप्लाई करते रहे हैं। जब वैज्ञानिक तिथि निर्धारण नहीं होता था, उस समय भी शोध का कार्य चलता रहा है। हमारे पुराने जो गुरुजन हुए हैं, जिनसे संभवतः मैं भी उनसे मेरा संपर्क नहीं हुआ, लेकिन उनके विषय में सुना। उस समय उन्होंने अपनी तरह से शोध की दिशा निर्धारित की थी। और आगे आने वाले समय में जब हम पुरातत्व के क्षेत्र में विशेष रूप से देखते हैं कि नई टेक्निक्स डेवलप हो गई हैं, किस तरह से हम एरियल सर्वे करते हैं, किस तरह से हम वैज्ञानिक तिथि निर्धारण करते हैं, हम किस जियोफिजिकल रिसर्चेस कर रहे हैं आज, उन चीज़ों को अपनाने की बहुत आवश्यकता है। और ऐसा नहीं है कि हम उनको नहीं अपना रहे हैं, लेकिन जहाँ तक उत्खनन वगैरह का प्रश्न है, वो अननेसेसरली हमको ऐसा नहीं करना चाहिए कि एक पुराना कोई साइट दिख जाए, उसको हम उत्खनन के लिए टेकअप कर लें। हमको ये देखना चाहिए कि वहाँ का क्या आर्कियोलॉजिकल प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करने के लिए उस प्रॉब्लम को, ये प्रॉब्लम ओरिएंटेड सर्वे जो जिसको कहते हैं, वो उस तरह से अगर हम आगे बढ़ें तो शोध की दिशा और दशा दोनों में सुधार होगा और आगे आने वाले समय में हम सच्चाई के अधिक पास पहुंच सकेंगे। सर, मेरे पास कुछ प्रश्न आए हैं और जी प्रश्न कम है। ज्यादातर लोग इस बात के इच्छुक हैं कि अयोध्या की रिपोर्ट जल्दी से जल्दी प्रकाशित हो, सभी उसको देखना चाहते हैं। कम से कम 4 लोगों ने, 4 श्रोता जो गण है, उन लोगों ने ये रिक्वेस्ट की है कि वो प्रकाशित हो। तो उनका बस मैं उनकी जो रिक्वेस्ट है मैं आप तक प्रेषित कर रहा हूँ। और जी सर, मैं चलते-चलते सर आपसे बस ये जानना चाहता हूँ, हम सभी श्रोतागण ये जानना चाहते हैं कि आपकी क्या, मतलब आपकी क्या अभिलाषाएँ हैं विभाग से, जहाँ से आप पढ़े लिखे, और इस काशी हिंदू विश्वविद्यालय से आपकी क्या अपेक्षाएँ हैं सर? देखिए, अपेक्षाएं बहुत कुछ हैं। जैसे अभी आपने ये भी कहा कि कुछ लोगों ने इच्छा व्यक्त की है कि इसको प्रकाशित किया जाए। मैं अब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण में नहीं हूँ। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को ही प्रकाशित करना है। और जहाँ तक मैंने खुद भी कहा कि माननीय संस्कृति मंत्री से मैंने रिक्वेस्ट किया था कि इस रिपोर्ट को जल्दी से जल्दी प्रकाशित किया जाए, तो वो अपने स्थान पे एक बात है। लेकिन जहाँ तक यूनिवर्सिटी और अपने विभाग से संबंधित प्रश्न है, चूंकि आर्कियोलॉजिकल सर्वे में रहते हुए मेरी ट्रेनिंग कंजर्वेशन, हेरिटेज मैनेजमेंट वगैरह से भी रही है, तो मैं ये चाहता हूँ कि एक अब जिस तरह से हम विकास कर रहे हैं शोध में या पुरातात्विक अन्वेषणों आदि में,
उसी तरह से हम एक हेरिटेज सेल भी बनाए, और हेरिटेज सेल बना करके हम ये भी ध्यान रखें कि मालवीय जी ने जो सपने देखे थे और जिस तरह से उन्होंने पूरे विश्वविद्यालय को एक विद्या मंदिर के रूप में स्थापित किया था, उसकी वो छवि हम बनाए रख सकें। और जैसा कि हम देख रहे हैं, बहुत सारी मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग्स बन रही हैं जो उस कलात्मक परिवेश से अलग हट करके हैं, और कोई भी एस्थेटिक्स का अगर विद्यार्थी होगा तो उसको देखने में ये चीज अच्छी नहीं लगेगी। तो अगर हमारे विश्वविद्यालय में या विभाग में कोई हेरिटेज सेल बने जो इन बातों पर भी ध्यान रखे और समय समय पर प्रशासन को अवगत कराए कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, तो वो बहुत आवश्यक है। और आज के संदर्भ में मैं यही कहना चाहूँगा कि विश्वविद्यालय को इस बात पर ध्यान देते हुए मालवीय जी के जो विद्या मंदिर के का सपना था उसको सार्थक करना आवश्यक है। सर, मैं माफी चाहूंगा, मैंने तो बोला था चलते चलते अंत में, पर एक प्रश्न आया है कि बड़ी विनम्रता से ये मैं जानना चाहता हूँ कि आपके द्वारा जो शोध कार्य भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण में किए गए उनमें उत्खनन प्रमुख है, क्या उनमें कोई और भी आप जैसा बीएचयूएन वर्ड है इसमें, क्या बीएचयू वाला कोई और भी था जो आपके साथ रहे और आपने अपने पुरानी यादों को उनके साथ साझा किया? वो आपसे बड़े और छोटे दोनों हो सकते हैं। सर, ये प्रश्न है। बीएचयू से जो लोग भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण में गए उसमें हमारे कुछ गुरु लोग भी थे, प्रोफेसर सिन्हा, के सिन्हा, प्रोफेसर लक्ष्मीकांत त्रिपाठी, प्रोफेसर जयंत तिवारी, प्रोफेसर पुरुषोत्तम सिंह, प्रोफेसर ईदुल्ला जायसवाल। इन लोगों ने किसी न किसी समय अपने लाइफ में आर्कियोलॉजिकल सर्वे में सेवाएं दी हैं। और इनके अलावा जो बाद के लोग हैं उनमें कुछ मेरे समकक्ष मेरे बैच से एक दो बैच जूनियर लोगों में मैं नाम लेना चाहूँगा श्रीमाद्री बिहारी ओटा का, जिनका अभी लेक्चर भी हुआ था, और उसके अलावा और भी जूनियर लोगों में कुछ लोग हैं जो बीएचयू से जिन्होंने एमए किया है या पीएचडी किया और जा करके आर्कियोलॉजिकल सर्वे में अलग अलग पोजीशंस में हैं। इसमें अजय श्रीवास्तव अपने विभाग के प्रोडक्ट थे जिन्होंने जो अब रिटायर हो गए, लेकिन सारनाथ म्यूजियम में काफी समय तक उन्होंने सेवाएं दी। और अभी भी सुजीत नैन सुपरिटेंडिंग आर्कियोलॉजिस्ट हैं। एक हमारे और स्टूडेंट हैं सुनील झा, वो भी यहीं बीएचयू के हैं। ये लोग सभी आर्कियोलॉजिकल सर्वे में कार्यरत हैं। आप खुद भी आर्कियोलॉजिकल सर्वे में काम कर चुके हैं, और इस तरह से और भी लोग हैं जूनियर लेवल पे जो लोग अभी असिस्टेंट जो कार्य कर रहे हैं। सर, आज हम सभी लोगों ने, हमारे सभी श्रोतागणों ने आपके जीवन के विभिन्न पक्षों को हमने जाना। आज हमने जाना कि आप काशी हिंदू विश्वविद्यालय में केवल शिक्षक ग्रहण नहीं की, बल्कि एक शिक्षक के तौर पे भी आपने काम किया। आपने यहाँ अपनी रुचि के अनुसार क्रिकेट भी खेला,
आपने एनसीसी भी ज्वाइन किया। ये हमारे लिए इस प्लेटफॉर्म के लिए, एलुमनाई सेल के इस प्लेटफॉर्म के लिए गर्व की बात है। ये हमारे लिए गौरव की बात है कि आप हमसे जुड़े, आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया, अपनी यादों को हमारे साथ साझा किया। उम्मीद है कि आपकी यादें कइयों के लिए एक सबक बनेगी, एक उनके लिए एक लेसन बनेगी कि सो दैट कि वो अपने फ्यूचर को प्लान करें, अपनी स्टडी को प्लान करें और अपने स्टडी के गोल, जो उनका फ्यूचर गोल है, जो रिसर्च गोल है, उसको भी वो डिसाइड कर सकेंगे। आपका सर बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने अपना समय दिया और हम आपके कृतज्ञ हैं और इसी तरह आपका सानिध्य, आपका आशीर्वाद हम सभी को प्राप्त होता रहे। एलुमनाई सेल आपके द्वारा दिए गए इस बहुमूल्य समय का रेडी रहेगा। सर बहुत-बहुत धन्यवाद। प्रणाम। खुश ये डॉक्टर सचिन, आप भी निरंतर उन्नति के मार्ग पर आगे बढ़े, ईश्वर से प्रार्थना है। थैंक यू सर।